क्या तुम भी नीट 2026 देने वाले हो? तो बेटा ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं 30 क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस क्या हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि आप अपने कैलिबर को चेक कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चंस बन पा रहे हैं। आई हैव गॉट सम ऑफ द डाउट फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। आप ज्वाइन कर सकते हो बेटा डिजिटल पाठशाला का। आपको कोई भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, इवन यू कैन सेंड इट ऑन मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है बेटा, लेकिन तैयारी में कोई भी छूट नहीं रहनी चाहिए। आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपको डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं नीट 2026 में। तो देखो, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अ फिक्स्ड पुली ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.32 kg meter square about its axle has an mass capital M of 2 kg is attached to the end of the cord. The pulley can rotate about its own axis without any friction. The acceleration of the mass capital M is. अब बेटा देखो, हालांकि ये क्वेश्चन के आने के चांसेस लगभग नेग्लिजिबल है, बट फिर भी आप लोग कर लो, कोई बुराई नहीं है। देखो, सबसे पहले तो अगर मैंने मान लो इसके लिए बनाता हूं तो यहां पर से एक टेंशन लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, अब देखो ये टेंशन यहां पर एक्ट कर रहा है, तो इससे ये पुली क्या करेगी बेटा? रोटेट करेगी एट एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि इसकी टॉर्क की इक्वेशन टी इंटू में आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? आई अल्फा। बोलो यार, टी इंटू में आर बराबर क्या हो जाएगा? आई अल्फा। नाउ वी आर हैविंग द रेडियस दैट इज टी इंटू में 0.2, क्योंकि 20 सेंटीमीटर मतलब कि 0.2 मीटर, दैट इज इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 0.32 इंटू में अल्फा। ठीक है बेटा, अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, टी बराबर आपके पास कितना बन रहा है बेटा? 0.16 इंटू में 10 अल्फा। तो भैया टी बराबर कितना आ रहा है आपके पास? 1.6 अल्फा। ओके, नाउ इफ इट इज डूइंग द प्योर रोलिंग, चलो प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा यहां पर, नीचे की तरफ इस पे लग जाए बड़ा एम जी, ऊपर की तरफ लगेगा इस पे टेंशन। तो हम क्या लिखेंगे एक इक्वेशन कि भैया एम जी माइनस टी बराबर क्या बनेगा? एम ए। मान लो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, एंड इफ इट इज गोइंग विथ ए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, व्हाट आई कैन राइट इफ इट इज प्योर रोलिंग, वी कैन राइट ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ए बराबर कितना बन जाएगा बेटा? 0.2 टाइम्स ऑफ अल्फा। तो यहां पर से आप देखो एम कितना दे रखा है? 2 kg, दैट इज 20 माइनस टी। टी कितना है बेटा आपके पास? 1.6 अल्फा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में 0.2 अल्फा। तो यहां पर से आप देखेंगे ये बनेगा 20 बराबर 0.4 अल्फा प्लस में 1.6 अल्फा। तो यहां पर से आप देखेंगे ये बनेगा 2 अल्फा बराबर हो गया 20। तो अल्फा बराबर कितना आ रहा बेटा? 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया? 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको चाहिए था ए, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो कितनों से बेटा? 0.2 से। तो भैया एक्सेलरेशन कितना आ रहा है बेटा आपके पास? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ रहा है बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास इसके लिए करेक्ट आंसर क्या बन रहा है? दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट चॉइस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? A flexible chain of mass m hangs between two fixed points at the same level. The inclination of the chain with the horizontal at the 2 points of support is 30 degree. Considering the equilibrium of each half of the chain, the tension of the chain at the lowest point is. बेटा आप एक बात समझो कि ऐसी आपने एक चेन को लटका दिया। Now the chain is making an angle of 30 degree. तो यहां पर देखो, अगर मैं हाफ पार्ट कंसिडर करता हूं, ठीक है, हाफ पार्ट अगर मैंने कंसिडर करा, तो यहां पर कुछ एक टेंशन आ रहा होगा, लेट से टी ले लेते हैं, और यहां पर टेंशन होगा T1। अब ये जो T1 है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। तो आप इधर के साइड सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा T1 cos 30 डिग्री, एंड इन दिस वर्टिकल डायरेक्शन व्हाट यू विल गेट? दैट इज T1 sin 30 डिग्री। अब देखो यहां पर कहीं ना कहीं इसका W/2 भी एक्ट कर रहा होगा, यस और नो एवरीवन? तो हम इसको लिख सकते हैं mg/2 के बराबर। अब आपसे क्या पूछा गया बेटा?
द टेंशन ऑफ द चेन एट द लोवेस्ट पॉइंट इज। अब मैंने हाफ चेन ली इसलिए mg/2 लिया। ध्यान से देखना बेटा, मैंने बोला इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को बैलेंस कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखो, mg/2 टॉर्क बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, मैं तो सिंपल सोल्व कर सकता हूं। अगर मैं इधर पे भी एक सेम ले लूं तो भैया सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है तो यहां पर भी टेंशन T1 ही आएगा एट एन एंगल 30 डिग्री। तो यहां पर से आप देखो इधर की साइड बन जाएगा T1 cos 30 डिग्री और इस तरफ बन जाएगा T1 sin 30 डिग्री। अब हालांकि ये ऊपर की तरफ आना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर से आप देखो आपके पास क्या बनेगा बेटा, 2T1 sin 30 डिग्री बराबर क्या आ रहा है टोटल mg। तो ये बनेगा आपके पास T1 बराबर आ गया आपके पास mg। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं हाफ पार्ट लेता हूं, मैंने बोला आप इस वाले पार्ट को भूल जाओ, अगर आपने हाफ पार्ट लिया, यहां पर टेंशन था T, तो मैं क्या लिख सकता हूं, T बराबर T1 cos 30 डिग्री विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि हमको पता ही है कि वो टेंशन कैसा रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर से आप देखो ये कितना आ जाएगा, T बराबर ये mg है और ये कितना आ गया, √3/2। सो द करेक्ट आंसर विल बी टेंशन इज इक्वल टू √3/2 mg। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट चॉइस। बोले यार बेटा समझ में आया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चंस लेके आया हूं बेटा, एंड तक बने रहना, मजा आ जाएगा। अगर तुम लोग ये सॉल्व कर पा रहे हो तो आप बेटा, मैं मान के चलना कि आप बहुत अच्छी तैयारी में हो, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वायर इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल lies on a frictionless table. The ends of the semicircle are attached to the springs S1 and S2, whose other ends A and B are fixed. Okay, if the current in the wire is I, then tension in each spring is। अच्छा देखो बेटा, सबसे पहले the force due to the magnetic field on the wire is BIL effective। यह फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, BIL effective। अब आप देखो यहां पर सेमी सर्कुलर वायर है, तो आप क्या बोलेंगे बेटा, देखो ध्यान से जरा, सेमी सर्कुलर अगर वायर है तो आप बोलेंगे L इफेक्टिव हो गया 2R। तो व्हाट विल बी द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज BI इंटू 2R। अरे वाह, समझ में आया बेटा। अब देखो ये तो आपके पास नेट फोर्स हो गया। अब अगर मैं रिंग, अगर इसको पूरा ऐसा मान लो, एक मतलब मान लो ऐसे रिंग ले लेते हैं हम लोग, तो इसके ऊपर एक, तो आपके पास क्या है, इसका मास वास तो दे नहीं रखा, तो हम मास तो 0 मानेंगे। अब आप देखो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स किस तरफ आएगा, करंट को आप रखो थंब के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अपने हाथ को लेके जाओ कुछ इस तरीके से, देखो इसके थंब को रखो, राइट हैंड के थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेके जाओ अपने फिंगर्स को, तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन आता है बेटा, ये क्या आ जाएगा आपके पास ऊपर, दैट इज 2RIB, 2 रिब, ठीक है। अब आप देखो यहां पर ध्यान से भाई, दोनों स्प्रिंग कैसी हैं, S1 और S2 के मैं मान के चलूंगा कि भैया बराबर ही है, तो KX और KX ले लेते हैं। तो भैया यहां पर आप देखो 2KX बराबर आ रहा है 2RIB। ओके, तो यहां पर से आप देखो अगर ये बराबर नहीं भी होता तो बेटा ये फोर्स लग रहा होता सेंटर पे, अगर मैं टॉर्क बैलेंस करता तो भी मेरे पास दोनों स्प्रिंग के फोर्स बराबर आते। सो द टेंशन इन द स्प्रिंग दैट इज KX बराबर कितना आ रहा है बेटा, RIB, दैट इज रिब। ओके, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। समझ में आया बेटा, बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, मजा आने वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A thin uniform rod X of mass capital M and length capital L is pivoted at a height L/3 as shown in the figure. Okay, sir. The rod is allowed to fall from a vertical position and lie horizontally on the table. The angular velocity of the rod when it hits the tabletop is
जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। देखो बेटा ध्यान से समझना जरा, ये वाले डायग्राम को अच्छे से बनाएंगे हम, और ये मैं बोलूंगा कि इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट। ठीक है, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट। अब आप देखो ये L/3 पे हिंज कर रखी है आपने। अब ये रॉड जब गिरेगी, समझना बेटा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा क्या वो अभी यहां पर होगा? बोलो यार यस सुनो। अब L/2 माइनस L/3, तो ये कितना बन जाएगा? L/2 माइनस L/3, दैट मीन्स इट विल बी L/6। अब सेंटर ऑफ मास यहां पर आके गिरेगा, भाई मैं लगा दूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज द वेट, तो व्हाट आई कैन अप्लाई, दैट इज द वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटी mg इंटू में L/6। जब भाई ये हॉरिजॉन्टली आ जाएगा तो क्या सेंटर ऑफ मास यहां पर आ जाएगा, लाया कर जाएगा। अब mg इंटू में L/6 दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब आप समझो ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है, क्योंकि बेटा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो I बराबर क्या लिखोगे? mL²/12 प्लस में mL/6 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो I बराबर क्या बन जाएगा? mL²/12 प्लस में mL²/36। क्या यूज कर रहे हैं बेटा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि हमको सेंटर ऑफ मास एक्सिस का अबाउट पता है, कितना होता है? mL²/12। अब हमको निकालना है कौन सी एक्सिस का अबाउट? ये वाली एक्सिस का अबाउट जो कि हिंज से पास कर रही है, तो उसका अबाउट हो गया mL²/36। तो I बराबर कितना आ रहा है बेटा हमारे पास? 4 mL²/36। when you will solve this you will get mL²/9। ओके वेरी गुड। ठीक है बेटा, अब यहां पर प्लेस कर दो mgL/6 दैट इज इक्वल टू 1/2 mL²/9 इंटू ओमेगा स्क्वायर। m से m को काटो, 2 से इसको काटो 3 टाइम्स, 3 से इसको काटो 3 टाइम्स, तो एक L से एक L को भी काट देंगे, तो ओमेगा बराबर कितना बन जाएगा बेटा? √3g/L। कितना आ जाएगा बेटा? √3g/L। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बेटा? ऑप्शन 3 इज मैचिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो इसमें दो क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक and waves moves in a circles spreading out radially at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? अब एक्चुअली होता क्या है, बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन का है बेटा वेव्स का क्वेश्चन। वेव्स का क्वेश्चन ही नहीं है, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। देखो मैं क्या लिखता हूं, एरिया बराबर लिख दो πr²। भाई एरिया बराबर तुमने क्या लिख दिया? πr²। मैंने बोला डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, व्हाट यू विल गेट बेटा? dA/dt बराबर पाई d/dt ऑफ r²। बोलो यार, तो dA/dt बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? पाई इंटू में 2r dr/dt। तो यहां पर से आप देखो ये बन जाएगा dA/dt बराबर पाई इंटू 2 आर उन्होंने दे रखा है कि उस पॉइंट पे आर आपको लेना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इंटू में dr/dt कितना दे रखा? 5। तो ये कितना बन गया आपके पास? dA/dt बराबर 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो यहां पर से आप देखो क्या आपको करेक्ट आंसर क्या मिल रहा है बेटा? अच्छा रेडियस 8 दे रखी है और मैंने 5 क्यों लिया? ये हो गया 8 इंटू 8 8 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो यहां पर से आप देखो अब एरिया बढ़ेगा कि कम होगा, क्योंकि बेटा देखो dr/dt पॉजिटिव था, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो enclosed area is changing or increasing at the rate of 80 pi centimeter square per second.
बोले यार कोई दिक्कत इसमें, आसान क्वेश्चन था ना। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। A car is moving towards east with a velocity of 25 km per hour. To the driver of the car, a bus appears to move towards north with a velocity of 25 root 3 km per hour. The actual velocity of the bus is, तो देखो बेटा आप समझो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू द कार, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। अब आप देखो, मैंने बोला कि आप इस डायरेक्शन को ले लो, क्या ईस्ट डायरेक्शन, दैट इज आई कैप ले लेते हैं, और नॉर्थ डायरेक्शन को ले लो जे कैप। अब आप देखो वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू द कार इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज 25 रूट 3 जे कैप। कितना आया बेटा मेरे पास, 25 रूट 3 जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ द कार इज गिवन एज, कितना दे रखा है बेटा आपको, 25 किलोमीटर पर आवर इन द आई कैप डायरेक्शन। अब आपने क्या बोला कि वेलोसिटी ऑफ द बस विथ रिस्पेक्ट टू द कार इज 25 रूट 3 जे कैप, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बस माइनस 25 आई कैप। तो यहां पर से आप देखेंगे वेलोसिटी ऑफ द बस इज कमिंग आउट टू बी एज व्हाट, 25 आई कैप प्लस का 25 अंडर रूट 3 जे कैप। तो यहां पर से आप देखो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बस इज कमिंग आउट टू बी एज व्हाट बेटा, 25 इंटू में 2, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। क्या आ जाएगा बेटा आंसर हमारे पास, 50 किलोमीटर पर आवर। बढ़िया क्वेश्चन, आने लायक क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A conducting square loop having edges of length 2 centimeter is rotated through 180 degree about a diagonal in 0.2 second. A magnetic field B exists in the region which is perpendicular to the loop in its initial position. If the average EMF induced during the rotation is 20 millivolt, magnitude of magnetic field is, तो देखो बेटा समझो, एवरेज ईएमएफ बराबर हम क्या लिखेंगे, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। समझ में आया बेटा, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। नाउ एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 20 इंटू 10 की पावर -3, दैट इज इक्वल टू द चेंज इन फ्लक्स। तो यह हो जाएगा बी ए विथ अ नेगेटिव साइन माइनस ऑफ बी ए। बोले यार, और ये एक्चुअल में एक फॉर्मूले का नेगेटिव होता ही। बोले यार माइनस का डी फाई बाय डी टी लिखते हैं हम लोग। अब डेल्टा टी उन्होंने दे रखा है 0.2 सेकेंड। अब बच्चे होते हैं, बच्चों का कहना होता है कि सर ये 2BA कैसे आया, हमारा तो आंसर ही नहीं आया। देखो बेटा समझना नादान बच्चों, देखो इधर, जब एक लाइन के इसके अबाउट आपने क्या बोला कि भाई आपने इस लाइन के अबाउट घुमा रहे बेटा, सुनना ध्यान से जरा। अभी जो फ्लक्स आ रहा होगा वो कितना आ रहा है, बी इंटू ए, क्योंकि भाई 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, यू कैन डायरेक्टली गेट इट। फाइनली जब ये पूरा ऐसा घूम जाएगा तो माइनस का बी ए हो जाएगा, तो भी तो यही बनेगा ना। तो ये देखो 20 इंटू 10 की पावर -3, दैट इज इक्वल टू 2BA अपॉन में 0.2। ठीक है बेटा, तो यहां पर से आप देखो ये 2 से इसको काट दो 10 टाइम्स में, इसको यहां पहुंचा दो तो b इंटू एरिया। नाउ एरिया विल बी व्हाट, एल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लूप है। 2 इनकी 10 की पावर -2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -3। तो b बराबर क्या बन रहा है, b इंटू में 4 इंटू 10 की पावर -4, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में 10 की पावर -3। तो यहां पर से आप देखो b बराबर क्या बन रहा है बेटा हमारे पास 10/2। तो b बराबर कितना आ रहा है बेटा, 5 टेस्ला। कितना आ रहा आंसर बेटा, 5 टेस्ला। बढ़िया क्वेश्चन, अगेन ऑप्शन 3 इज द करेक्ट चॉइस। बोले यार नीट में बेटा ऐसे ही सवाल आते हैं, आपको बस ढूंढना है ढंग से कि कौन सा आप कर सकते हो।
और अगर आपको मजा आ रहा है, इस टाइप का और कंटेंट चाहिए कि सर और बताइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कराइए, तो बेटा आप डेफिनेटली करें, कमेंट करो। आपको अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप चैनल पे कमेंट कर दो, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, आप किसी भी मोड से आप मेरे को मैसेज कर सकते हो बेटा, आपको गारंटी उस पर वीडियो मिलेगा। A circular current carrying coil has radius r. The distance from the center of the coil on the axis where b will be 1/8 of its value at the center. अब आप देखो बेटा, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ओके, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब देखो ऑन द एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। बोलो यार कोई दिक्कत है इस चीज में? अब उनने क्या बोला कि भैया जो सेंटर पे है 1/8 द टाइम्स होती है, तो भैया मैंने बोला कि म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 विल बी 1/8 टाइम्स द वैल्यू एट द सेंटर। अच्छा जी, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई उड़ा दो, ये 2 से ये 2 उड़ा दो, तो यहां पर से आप देखो ये आ रहा है 8r क्यूब बराबर क्या बनेगा बेटा, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। मैंने बोला पहले क्यूब रूट ले लो, ये बनेगा 2r बराबर आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर 1/2। स्क्वायर कर दो बोथ द साइड्स, यू विल गेट 4r स्क्वेयर, दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, सो यू विल गेट एक्स स्क्वेयर बराबर 3r स्क्वेयर। तो x बराबर कितना आ रहा बेटा हमारे पास, x बराबर कितना आ रहा बेटा हमारे पास, प्लस माइनस √3r। बोलो क्या ये भी क्वेश्चन आसान था? बस ये दिखने का डेंजरस है बेटा क्वेश्चन, बट क्वेश्चन सॉल्विंग कितनी आसान थी, बोलो यार यस और नो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। x is a small angle prism of angle 3 degree made up of material of refractive index 1.5. A ray of light is made to incident as shown below. M is a plane mirror. The angle of deviation for the ray deflected from the mirror capital M will be with reference to the incident light is। तो बेटा आप एक बात समझो, सबसे पहली बात, ऐसा आपने ट्राइंगल बना दिया, अब लाइट को आपने कुछ इस तरीके से इंसिडेंट करा दिया, ठीक है बेटा। 3 प्रिज्म है तो मैं तो डायरेक्टिव फॉर्मूला लगा दूंगा कि भैया डेल्टा बराबर क्या बनता है, म्यू माइनस 1 इंटू में ए। डेल्टा बराबर क्या बनता है बेटा, म्यू माइनस 1 इंटू में ए, दैट इज 1.5 माइनस 1 इंटू में 3 डिग्री। सो व्हाट यू विल गेट, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 0.5 इंटू में 3 डिग्री। तो डेल्टा बराबर कितना आ रहा बेटा मेरे पास 1.5 डिग्री। डेल्टा बराबर कितना आ रहा बेटा 1.5 डिग्री। अब आपने ये 1.5 डिग्री की रे को इधर गिरा दिया तो ये जाएगी भी कितने से बेटा, अब आप समझो यहां पर से ये 1.5 का आया है चेंज, तो ये भी 1.5 और ये कितना हो जाएगा बेटा 1.5। तो आप समझो इनिशियल तो हॉरिजॉन्टल था, तो हॉरिजॉन्टल में से आप समझेंगे, ध्यान से देखना बेटा, हॉरिजॉन्टल पे से कितना घूमा ये रे 180 माइनस दिस, तो हमें क्या लिखना है 180 माइनस 1.5 डिग्री, ठीक है बेटा 180 माइनस 1.5 डिग्री। समझ में आया? तो ये कितना बनेगा बेटा 178.5 डिग्री। बोले यार तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा, ध्यान से देखेंगे, दैट इज ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। वेरी गुड क्वेश्चन। बोले यार बेटा शानदार क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज 2 free charges Q and 4Q are placed at a distance d apart. The third charge Q is placed between them at a distance x from charge Q such that the system is in equilibrium. Then देखो बेटा एक चार्ज है यहाँ पर Q और इससे d डिस्टेंस की दूरी पर एक और चार्ज रख दिया आपने 4Q। अब यहाँ पर आपने एक चार्ज को प्लेस करा कैपिटल Q को, ठीक है, जो कि आपने x दूरी पर प्लेस करा है Q से। अब इन दोनों के बीच की दूरी है d, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा d माइनस एक्स।
बोले यार, अब मैंने बोला सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे मैं मान के चलूंगा कि प्लस क्यू कैपिटल क्यू कैसा है, पॉजिटिव, तो भैया 4Q वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा, क्यू वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स ड्यू टू द क्यू, फोर्स ड्यू टू द 4Q। तो भैया हमने क्या बोला कि क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, भाई ये वाला फोर्स आ गया, दैट मस्ट बी इक्वल टू द ये वाले का फोर्स, दैट इज के क्यू इंटू में 4Q बाय डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के से के को कट करा, क्यू से क्यू को कट करा, क्यू से क्यू को कट करा, तो यहां पर से बनेगा डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो यहां पर से आप देखो कि d माइनस एक्स बराबर क्या बनेगा, 2x। तो भैया d बराबर कितना आ रहा है, 3x, तो x बराबर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, d/3। x कितना आ रहा है बेटा, d/3, x की वैल्यू d/3 आ चुकी है। अब मैंने बोला कोई भी आप एक चार्ज लो और उसके ऊपर फोर्स बैलेंस कर दो। अब देखो बोलो के क्यू क्यू बाय ये बनेगा 2d/3, ये डिस्टेंस, तो 2d/3 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा, इसके कारण आ जाएगा इस पॉइंट पे, दैट इज के क्यू इंटू 4Q बाय डी स्क्वायर। अब भैया ये दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, हमारे पास 0 के बराबर, तो के क्यू क्यू अपॉन में 4d स्क्वायर और ऊपर चले गया 9, प्लस में के क्यू क्यू 4Q है यार ये, 4KQ स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। तो भैया कैपिटल क्यू बराबर क्या आ रहा है आपके पास, माइनस का 4Q/9, माइनस का 4Q/9। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बन रहा है बेटा, दैट इज ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोले यार समझ में आया बेटा, क्वेश्चन क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था। An iron tire is to be fitted on a wooden wheel 1 meter in diameter. The diameter of the tire is 6 mm, smaller than that of the wheel. The tire should be heated by a temperature of coefficient of volume expansion of iron is। तो बेटा आप एक बात समझो कि भाई ये टायर है, तो आप समझो ये 6 mm छोटा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हिट करना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला, डेल्टा R/R इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, यही हम लिखते हैं बेटा। अब देखो आपको क्या दे रखा है, गामा दे रखा है, अरे यार देखो बेटा हमें क्या लिखना पड़ेगा यहां पर, देखो ध्यान से जरा, डेल्टा R/R बराबर अल्फा डेल्टा टी। अब डायामीटर इतना छोटा है यार, सेम ही तो बात है ना, कोई बड़ी बात है क्या। तो भैया गामा बराबर दे रखा है 3.6 इंटू 10⁻⁵। मैंने बोला अल्फा निकाल दो, तो भैया ये हो जाएगा 3 से डिवाइड कर दो 1.2 इंटू 10⁻⁵, क्योंकि हमको पता है गामा बराबर 3 अल्फा, हमको पता है गामा बराबर कितना होता है बेटा, 3 अल्फा। अब आप देखो चेंज इन द रेडियस विल बी व्हाट बेटा, 3 mm, दैट इज 3 इंटू 10⁻³ अपॉन में ओरिजिनल रेडियस कितना है बेटा, 0.5 मीटर, दैट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, दैट इज 1.2 इंटू 10⁻⁵ इंटू में क्या आ रहा है बेटा, डेल्टा टी आ रहा है। तो डेल्टा टी बराबर क्या आ रहा है, 3 इंटू में 2 इंटू में 10⁻³ अपॉन में 1.2, तो भैया यहां पर से इंटू में 10⁻⁵। व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट डेल्टा टी बराबर 500 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो बेटा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या ये क्वेश्चन तुमको डिफिकल्ट पड़ रहे हैं थोड़े से, अगर पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं बेटा, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जरूर ये प्रैक्टिस करके जाना और बेटा कमेंट करके जरूर बताना कि मजा आया कि नहीं आया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पर्सन इज हाफ दैट ऑफ अ बॉय ऑफ हाफ ऑफ इट्स मास। तो मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी मास ऑफ द पर्सन
एम पी लिख लो, मैं एम लिख लो, तो मास ऑफ बॉय कितना बन जाएगा बेटा, m/2। मास ऑफ पर्सन बराबर क्या हो गया, कैपिटल एम। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय, दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ हाफ एम बी वी बी का स्क्वायर। तो यहां पर से आप देखो क्या बनेगा बेटा, वीपी स्क्वायर बराबर वी बी बाय √2। वैसे तो √2 भी नहीं बनेगा ना, मास से मास भी तो काटना है, तो ये m/2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा वीबी स्क्वायर बाय 4। तो वीपी बराबर क्या बन रहा है बेटा मेरे पास, वीबी/2। वीपी क्या बन रहा है बेटा, वीबी/2। अब उनने बोला कि बराबर हो जाती है जब पर्सन क्या कर लेता है, एक से वेलोसिटी बढ़ा लेता है, दैट इज इक्वल टू हाफ m/2 वीबी का स्क्वायर। बोले यार कोई दिक्कत है इसमें, ये m से m को काट दो, हाफ से हाफ को काट दो, वीपी +1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ वीबी को आप क्या लिख दोगे, 4 टाइम्स ऑफ वीपी स्क्वायर। वीबी स्क्वायर को क्या लिख दिया, 4 टाइम्स ऑफ वीपी स्क्वायर। तो वीपी +1 बराबर कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, √2 वीपी। तो भैया ये बन रहा है वीपी बराबर वीपी इंटू में √2 - 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो भैया वीपी बराबर क्या आ रहा है हमारे पास, 1/√2 - 1। ये रेशनलाइज कर दो इसको, √2 + 1 से मल्टीप्लाई करके √2 + 1 से डिवाइड कर दो, तो ऊपर बच जाएगा √2 + 1, नीचे आ जाएगा 1। तो वीपी कितना आ गया बेटा मेरे पास, √2 + 1 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार कोई दिक्कत है बेटा इसमें, अभी तक का सबको क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्पीड बिटवीन द स्पेस बिटवीन द plates of a parallel plate capacitor of capacitance C without any dielectric is now filled with 3 dielectric slabs of dielectric constants K1 equals to 2, K2 equals to 3 and K3 equals to 5 as shown in the figure. If new capacitance is this is, अच्छा देखो बेटा सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, एक जो बच्चे इसमें कॉमन गलती करते हैं वो ये डायग्राम बनाते हैं। क्या तुमने भी यही डायग्राम बनाया था, एक बार चेकआउट करना बेटा। क्या तुम लोगों ने भी यही डायग्राम बनाया था, तो बेटा तुमने सबसे बड़ी गलती कर चुके। तुम मेहनत अलग कर दोगे और तुम्हारा आंसर कोई सा मैच ही नहीं करेगा। अब यहां पर से देखना बेटा ध्यान से, मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं। ये क्वेश्चन होगा ऐसे सॉल्व, C1 का एक पार्ट आएगा इधर और ये बनेगा C2। सिमिलरली C1 का एक पार्ट आएगा इधर और ये बनेगा C3। और अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो C बराबर कितना था, ε0 a/d। C1 अब यहां पर से आप देखो ये C1 है और ये C1 डैश लिख लेते हैं। वैसे तो दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, आधा आधा स्लैब बांटना पड़ेगा बेटा, ऐसे बांटना पड़ेगा। तो भैया यहां पर से आप देखो C1 बराबर क्या लिखोगे, ε0 a/2 d/2 और इनटू में क्या आएगा बेटा K1। तो यहां पर से आप देखिए C1 बराबर बन रहा है 2C, कितना आ गया 2C। सिमिलरली C1 डैश कितना आ जाएगा 2C, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, ये बनेगा क्या था 3C, यह बनेगा 3C और यह बनेगा कितना 5C। अब आप देखो ऊपर के पैरेलल को सॉल्व करो तो वो कितना बन जाएगा 10C/7, 10C/7। अब नीचे के सीरीज को सॉल्व करो, क्या बन जाएगा बेटा 6C/5, कितना आया 6C/5। अब हमने बोला कि C इक्विवेलेंट निकालो,
तो ये कितना हो जाएगा बेटा 10c/7 प्लस में 6c/5। तो यहां पर से आप देखो C इक्विवेलेंट बराबर 35 नीचे इन द न्यूमरेटर 50 प्लस में 42 और इनटू में क्या आ रहा है बेटा C। तो यहां पर से आप देखो C इक्विवेलेंट बराबर क्या बनेगा 92c/35। 92c/35। क्या ये सबने गलत करा? अगर आपने सही करा है तो बेटा कमेंट करके मुझे बताओ, मुझे भी पता चले कि कितने अच्छे बच्चे हैं जिनने समझदारी से ये क्वेश्चन को सॉल्व करा। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई विल अप्रिशिएट इन द कमेंट एज वेल। तो बेटा जरूर बताएं मुझे कि किन किन ने इसको सही को सॉल्व करा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं बढ़िया क्वेश्चन। A prism of refracting angle 30 degree is coated with a thin film of transparent material of refractive index 2.2. On face AC of the prism, a light ray is incident on face AB as such that angle of incidence is 60 degree. If the refractive index of the prism, the angle of incidence on the face AC is ठीक है भाई। आप यहां पर से देखो, सबसे पहले इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है बेटा √3। तो भैया आपने क्या करा 60 डिग्री पे इंक्लाइन कराया तो 1 sin 60 डिग्री क्या लगा रहा हूं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं, दैट इज इक्वल टू √3 sin r1। तो भैया यहां पर से देखो ध्यान से sin r1 बराबर क्या बनेगा √3/2 इंटू में 1/√3। √3 से √3 को काट दो तो sin r1 बराबर कितना आ रहा बेटा 1/2। तो r1 बराबर कितना आ रहा बेटा 30 डिग्री। r1 कितना आ रहा बेटा आपके पास 30 डिग्री। अब यहां पर ध्यान से देखो भैया ये 30 डिग्री पे जाएगा कुछ इस तरीके से, ये एंगल आएगा 30 डिग्री। अब आप ध्यान से देखो जरा, अगर ये 30 डिग्री है ये 30 डिग्री है तो हम एक चीज तो लिखते हैं ना कि R2 प्लस में R1 बराबर कितना होता है बेटा 30 डिग्री। दैट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। R1 प्लस R2 बराबर A, यही लिखते हैं हम लोग। ज्योमेट्री याद करो, मिनिमम डेविएशन का डेरिवेशन, उसमें ये कोई असम्पशन नहीं था बट ये तो आपने प्रूफ करा था। क्लियर हुआ? तो अगर R1 आ गया तो R2 में निकाल लूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 0 डिग्री। R2 कितना आ गया 0 डिग्री। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A particle of charge Q and mass m is subjected to an electric field E is equal to E naught into 1 minus alpha x square in the x direction, where A and E naught are constants. Initially, the particle was at rest at x equal to 0. Other than the initial position, the kinetic energy of the particle becomes 0 when the distance of the particle from the origin is. अच्छा देखो बेटा ध्यान से जरा, भाई हमें क्या लिखना है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल इज Q इंटू, है ना। तो भैया यहां पर से देखो फोर्स बराबर क्या बनेगा Q E नॉट इंटू 1 माइनस AX स्क्वायर। अब हमने बोला वर्क डन ड्यू टू द फोर्स बराबर इंटीग्रेशन F dx। तो वर्क डन ड्यू टू द फोर्स बराबर क्या बनेगा Q E नॉट इंटू में 1 माइनस अल्फा x स्क्वायर dx, और इसका कर देना हमको इंटीग्रेशन। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू क्या बनेगा Q E नॉट इंटू द ब्रैकेट यू विल गेट x माइनस AX क्यूब बाई 3। ओ हो। अब आप एक बात बताओ, क्या अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या ये वर्क डन 0 होना चाहिए? दैट इज Q E नॉट इंटू 1 माइनस x माइनस AX क्यूब बाई 3। बढ़िया क्वेश्चन। इक्वल टू कर दो 0, तो ये क्या आ जाएगा x कॉमन निकाल दो 1 माइनस A बाई 3 x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। तो भैया एक तो बन गया x इक्वल टू 0, ये तो उन्होंने बोल के दिया कि भैया काइनेटिक एनर्जी एट ओरिजिन इज 0, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस A बाई 3 x स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां पर से देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा √3 बाय A। ओहो
वेरी गुड क्वेश्चन। पहली बार में क्लिक करना मतलब ये क्वेश्चन बेटा अपने आप में तुमको नीट का सिलेक्शन दे देगा। समझ में आया? यही कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है कि हाँ मैं कर सकता हूं। अगर आप में ये कॉन्फिडेंस है तो आप अपनी एग्जाम बहुत ही बढ़िया से लिखोगे, मजा ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो रहा है हमारे पास? दैट इज ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार मजा आया कि नहीं इस क्वेश्चन में? आई वॉन्ट कि बेटा आप लोगों को मजा आए, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कुछ सीखने को मिले, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। देखो जरा ध्यान से, इफ K1 and K2 are the thermal conductivities, L1 and L2 are the lengths, A1 and A2 are the cross-sectional areas of the steel and copper rods respectively, such that K2 by K1 is equals to 9, A1 by A2 is equals to 2, L1 by L2 equal to 2. Then for the arrangement as shown in the figure, the value temperature T of the steel copper junction in the steady state will be। तो बेटा देखो स्टेडी स्टेट की अगर मैं बात करूंगा तो क्या फ्लो रेट सेम होगा? हीट फ्लो रेट सेम होगा ड्यू टू द स्टील, दैट विल बी इक्वल टू द क्यू डॉट ड्यू टू द कॉपर, है ना बेटा? अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, हमने लिख देंगे K1 A1 450 माइनस टी, माइनस नहीं ले रहा हूं बेटा मैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी टेम्परेचर डिफरेंस बड़े से छोटे पे लिया है, अपॉन में लेंथ L1 दैट इज इक्वल टू K2 A2 इंटू में T माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन में L2। बोलो यार कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? अब आप देखो यहां पर ध्यान से, K1 बाय K2 आपको दिया हुआ है, नहीं K2 बाय K1 दिया हुआ है, और A1 बाय A2 2 दे रखा है, और L1 बाय L2 भी 2 दे रखा है। तो 2 इंटू में 450 माइनस टी, चलो पहले लिख देता हूं थोड़ा सा, बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा A1 बाय A2 इंटू में 450 माइनस टी दैट इज इक्वल टू K2 बाय K1 इंटू में L1 बाय L2 इंटू में T माइनस 0। बोलो यार बेटा A1 बाय A2 आपको दिया हुआ है 2 इंटू 450 माइनस टी दैट इज इक्वल टू K2 बाय K1 दैट इज 9 इंटू में L1 बाय L2 दैट इज 2 इंटू में टी। तो यहां पर से आप देखो ये बन जाएगा बेटा 900 माइनस 2t बराबर 18t। तो यहां पर से आप देखो ये क्या बन जाएगा 20t बराबर हो गया 900। तो भैया t बराबर कितना आ रहा है आपका पास? 45 डिग्री सेंटीग्रेड। t बराबर कितना आ रहा है बेटा? 45 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट चॉइस। बोलो यार अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, जस्ट अ सिंपल कॉन्सेप्ट दैट यू आर यूजिंग इज दैट द हीट करंट विल बी सेम व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दैट्स इट, वेरी इजी क्वेश्चन। बोलो यार अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, ओके, when the particle turns by an angle of 90 degree, the ratio of instantaneous velocity to its average velocity is। तो बेटा आप यहां पर देखो ध्यान से जरा, तो अगर ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, it has turned by an angle of 90 डिग्री, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा v और v, तो भैया v इनिशियल बराबर क्या लिखोगे? vj कैप, v फाइनल बराबर क्या लिखोगे? माइनस का vi कैप। अच्छा, तो भैया एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ना ये आर है, ये आर है, तो क्या ये √2r हो गया? अरे वाह यार सर, बहुत ही बढ़िया। अब मैं लिख सकता हूं v इक्वल टू आर ओमेगा। तो भैया v बाय आर बराबर ओमेगा दैट इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड। तो टाइम टेकन फॉर अ कंप्लीट रोटेशन इज 2 पाई आर बाय v, ओके। तो क्वार्टर रोटेशन करने में कितना लगेगा? 2 पाई में लगता है टाइम t, तो क्वार्टर मतलब कि पाई बाय 2 में लगा टाइम t डैश। तो भैया यहां पर से आप देखो ध्यान से जरा, t डैश बराबर क्या बनेगा? t इंटू में पाई बाय 2 अपॉन में 2 पाई, पाई से पाई को काटो, t डैश बराबर आ रहा है t बाय 4, सो दैट मीन्स r पाई r बाय 2v। कितना आया बेटा? पाई r बाय 2v। अब आप देखो डेल्टा v एवरेज निकालना है, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना आया बेटा? पाई r बाय 2v।
ठीक है, ओके। अब यहां पर से आप देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भाई डायरेक्शन नहीं लेना होगा मेरे हिसाब से, तो वी एवरेज बाय वी बराबर कितना बनना है बेटा, 2√2 बाय पाई। कितना आ रहा है हमारे पास, पाई बाय 2√2, मतलब वो ठीक है रेशियो की थोड़ी बहुत गलती होगी, बट द सॉल्विंग पैटर्न विल बी द सेम। बोलो यार बेटा कोई समस्या है इसमें, सॉल्विंग पैटर्न विल बी द सेम होगी, √2r पाई r बाय 2 भी सही है, तो कोई दिक्कत, ठीक है, दैट्स इट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। The convex lens of refractive index 1.5 and focal length 18 cm is immersed in water. The difference in focal length of the given lens and in air is, तो बेटा देखो जब फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी पानी में डाल दिया, तो म्यू ऑफ लेंस अपॉन में म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू में 1/r1 -1/r2। जब हवा में है तो हम क्या लिखते हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 -1/r2। ओके बेटा, नाउ द फोकल लेंथ इज 1/18 दैट इज इक्वल टू 1.5 - 1 दैट इज 0.5 इंटू में 1/r1 -1/r2। तो यहां पर से आप देखेंगे बेटा 1/r1 -1/r2 you will get 1/9। okay, place it over there in the water, focal length is fw, what I can write that is f 1/fw that is equals to 3/2 upon 4/3 -1 into the bracket 1/9। okay बेटा, तो 1/fw will be equals to 9/8 -1 into में 1/9। तो भैया फोकल लेंथ इन द वाटर विल बी इक्वल टू 72, कितना आ जाएगा बेटा, 72 सेंटीमीटर। अब 72 में से 18 को कम कर दो, तो भैया FW - F1 कर दोगे, आ जाएगा आंसर। बोलो यार क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या इसमें, समझ में आया सबको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन एल्यूमिनियम एंड स्टील रॉड्स हैविंग सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शनल are joined to make total length of 120 centimeter at 30 degrees centigrade. The coefficient of linear expansion of aluminum and steel are this respectively. The length of this composite rod when its temperature is raised to 100 degree centigrade. तो भैया आप क्या लिख दोगे, total length is length of steel into 1 plus alpha s into delta t plus में length of copper aluminium इंडो में 1 प्लस अल्फा एल्यूमिनियम डेल्टा टी। ठीक है भाई, तो फाइनल लेंथ विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्टील रॉड। व्हाट इज द स्टील रॉड, अब देखो दोनों की लेंथ उनने सेम दे रखी है हमको, तो भैया 2L बराबर हो गया 120, तो L बराबर कितना जाएगा 60, तो हमने लिखा 60 इंटू में 1 प्लस, दोनों को 100 से बढ़ाया हमने, तो 1.2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू में 10 की पावर 2 प्लस में 60 इंटू में 1 प्लस 24 इंटू 10 की पावर -6 इंटू में 10 की पावर 2। ओके सर, तो यहां पर से आप देखो बेटा LF विल बी इक्वल टू 60 इंटू में 1 प्लस 1.2 इंटू 10 की पावर -3 प्लस में 60 इंटू में 1 प्लस 2.4 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है बेटा, तो यहां पर से आप देखो फाइनल लेंथ इज इक्वल टू 120 प्लस में 60 इंटू में 1.2 इंटू 10 की पावर -3 प्लस में 2.4 इंटू में 10 की पावर -3। सो यहां पर से देखो लेंथ फाइनल बराबर क्या बनेगा बेटा, 120 प्लस में 60 इंटू में 3.6 इंटू 10 की पावर -3। ओके, सो द फाइनल लेंथ विल बी इक्वल टू
120 प्लस 216 इंटू 10⁻³ तो LF विल बी इक्वल टू 120.216 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यार कुछ मैंने सॉल्विंग में गलती कर दी क्या, पर आंसर तो ऐसे ही कुछ आएगा। तो क्लोज वाले पे ही लगाएंगे बेटा, दैट इज ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A window is 50 centimeter long. A stone is falling from a height of 40 centimeter above the window. It crosses the window in. तो बेटा आप देखो यहां पर ध्यान से, एक विंडो है इस तरीके से, ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक विंडो है इस तरीके से। अब ये ऑलरेडी 40 मीटर से चल के आ रहा है, तो इसके पास यहां पर आने के बाद क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी v। तो हमने बोला v इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो भैया ये हो गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर इज 0 प्लस में 2g इंटू में कर दो 40। अब इसको कितना और कवर करना है बेटा, 50 सेंटीमीटर और कवर करना है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, v बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ 80g। ठीक है, अब आप देखो भैया हमने बोला s बराबर होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, नाउ डिस्टेंस इज 50, दैट इज रूट 80g t प्लस में 1/2g रूट टी स्क्वायर। अब यहां पर से आप t के लिए सॉल्व कर लो, यू कैन गेट द आंसर। बोलो यार बेटा कोई दिक्कत है क्या इसमें, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Between the two stations, a train accelerates uniformly at rest, then moves with constant velocity and finally retards uniformly. If the ratio of the time taken is b t 8t and t, and the maximum speed attained b 60 km/h, then what is the average speed over the whole journey? देखो बेटा ध्यान से समझना कि भैया मैंने टाइम बोल दिया t, 8t and t। अब पहले वो क्या कर रही है कि भैया उसने एक्सेलरेट करा कितने से, 80 से। अब ये उनने बोला कि मैक्सिमम स्पीड कितनी ले ली भाई, 60 km/h, दैट इज इक्वल टू 80। ओके सर, अब उनने बोला कि भाई सेम वेलोसिटी के साथ जाती है, तो भैया पहले वाले में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 1/2 a t स्क्वायर। तो s बराबर 60 इंटू में t/2। तो S1 बराबर कितना आ रहा बेटा हमारे पास, 30t। S1 कितना आ गया, 30t। नाउ व्हाट विल बी द S2, दैट इज S2 विल बी कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, दैट इज 60 इंटू में 8t। तो भैया यहां पर साथ देखो S2 बराबर कितना आ रहा है, 480t। S2 कितना आ गया, 480t। अब S3 देखो कितने, 60 पे से घट के वापस 0 हो जाएगी, दैट इज 60 इंटू टी माइनस 1/2 a t स्क्वायर। तो S3 बराबर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, 60t माइनस 30t। तो यहां पर से देखो S3 बराबर कितना आ रहा है, 33। अब यहां पर से आप देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज S1 प्लस में S2 प्लस में S3। तो भैया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 30 30 60 60 एंड 480, दैट इज 540। कितना आ रहा बेटा हमारे पास, 540t। अब हमने बोला कि भाई एवरेज स्पीड बताइए, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 540t होल डिवाइडेड बाय 10t। अरे टोटल टाइम कितना, 10t हो गया, t से t को काट दो, v एवरेज बराबर कितना बन गया, 54 km/h। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, इजी टॉपिक में से है, आपको सिंपली सॉल्व करना है एंड यू कैन गेट द आंसर। बोले यार बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Two persons of equal height are carrying a long uniform wooden beam of length L. They are at a distance of L/5 and L/3 from the nearest end of the rod. The ratio of the normal reaction at their heads is।
तो देखो बेटा समझो यहां पर ध्यान से, मैंने बोला कि भाई इसका mg लग रहा है नीचे की तरफ इस तरीके से, मैंने बोला इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा है n1 और इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा है n2। अब मैं क्या लिख सकता हूं कि n1 प्लस में n2 बराबर हो गया mg, एक तो इक्वेशन ये आ गई। अब कोई भी एक पॉइंट के अबाउट, चलो यार मैं तो सेंटर के अबाउट ले लेता हूं, ये बचा हुआ लेंथ कितना हो जाएगा l/6 और ये बन जाएगा l/2 माइनस l/5, दैट इज 3l/10। तो हम क्या लिख देंगे, n2 इंटू में 3l/10 दैट इज इक्वल टू n1 इंटू में l/6, l से l को उड़ा दो, ये हो गया 5, ये हो जाएगा 3। तो n1 बराबर कितना बन रहा है 9n2/5, प्लेस इट ओवर देयर, 9n2/5 प्लस में n2 बराबर आ रहा है mg। अच्छा हमको तो खैर यही निकालना था, रेशियो ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एट देयर हेड्स, तो n1 अपॉन n2 निकालना था, 9/5 आ गया आंसर। 5:9 उल्टा निकाल दो, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोले यार बेटा इजी क्वेश्चन बेटा ट्रिकी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg एंड लेंथ 5 मीटर leans against a smooth vertical wall making an angle of 60 degree with it. The other end rests on a rough horizontal floor. The friction force that the floor exerts on the rod is. तो देखो बेटा समझो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक इस टाइप से वॉल है, अब देखो यहां पर आपने क्या कर दिया, एक लैडर रख दिया इस तरीके से, ठीक है। नाउ द लैडर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ इट, ये देखो ये 60 डिग्री है। अब उनने क्या बोला, रॉड का मास है, ठीक है, द अदर एंड रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। अब ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल है, तो यहां पर से सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, नॉर्मल, दैट इज n1। यहां पर से एक नॉर्मल लगेगा, दैट इज n2, ठीक है बेटा। अच्छा वॉल पे फ्रिक्शन नहीं है, यहां पर तो है भाई, ये नीचे गिरने की कोशिश करेगा, आगे स्लाइड करने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन आएगा पीछे, है ना। द फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट्स ऑन द रॉड इज। अच्छा भाई अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है तो क्या मैं बोल सकता हूं समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0। सो व्हाट आई कैन राइट दैट इज n2 बराबर f। मैंने बोला आप इसी पॉइंट का वो टॉर्क बैलेंस कर दो यार, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब देखो यहां पर से इसके सेंटर पे से ये पॉइंट पे से 200 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, समझ में आया। टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज 5, तो ये हो गया 5/2, ठीक है। और ये अगर टोटल लेंथ 5 है तो ये हो जाएगा 5/2। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये आ जाएगा 30 डिग्री, तो ये आएगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनेगी 5/2 cos 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा 5√3/4, 5√3/4। अब हम क्या लिख सकते हैं, 200 इंटू में 5√3/4, भाई ये क्या हो गया, टॉर्क ड्यू टू द mg अबाउट दिस पॉइंट। और n2 का टॉर्क कैसा आएगा, ऑपोजिट दैट विल बैलेंस, तो n2 इंटू में 5/2, 5 से 5 को काटो, ये 2 से ये 2 को काट दो, ये 2 से ये कट गया 100, तो n2 बराबर कितना आ रहा बेटा 100√2। तो फ्रिक्शन भी इतना ही होना चाहिए, आ गया आंसर बेटा, दैट इज ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला तो खैर कोई मतलब इतना खास क्वेश्चन नहीं है, आप लोग करके देख सकते हैं। देखो एलईडी तब ही जलेगा जब ऊपर 1 होगा और यहां पर 0 होगा, ऊपर 1 होगा और यहां पर 0 होगा। अब आपको देखो जिनको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, वो एक बार जो मैंने मास जो सेमीकंडक्टर्स के लिए आपके लिए डाला है वीडियो, एक बार उसको करके देखो। अगर फिर नहीं आया तो बेटा आप कमेंट लिखना, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन बता दूंगा। पहले वो वाला वीडियो जरूर देखो, देखना चाहिए, सेमीकंडक्टर आता ही आता है, करना ही अच्छे से, ठीक है। कंसिडर लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ मीडियम ए टू द मीडियम बी सेपरेटेड बाय अ प्लेन इंटरफेस। इफ द लाइट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ड्यूरिंग इट्स टाइम its travel from medium A to medium B, and the speed of light in media A and B are 2.4 into 10 की power 8 and 2.7 into 10 की power 8 meter per second respectively, then the value of critical angle is। तो भैया आप एक बात याद रखो, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 1/μ।
तो भैया म्यू किसके बराबर होगा, आप देखो ध्यान से जरा, 2.7 इंटू 10⁸ अपॉन में 2.4 इंटू 10⁸। तो सी बराबर क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ 24/27। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सी बराबर बन रहा है साइन इनवर्स ऑफ 8/9, साइन इनवर्स ऑफ 8/9। अब अगर साइन इनवर्स इतना आ रहा है तो मतलब मैं लिख सकता हूं साइन सी बराबर 8/9। तो भैया कॉस सी बराबर क्या बनेगा, 81 माइनस 64, दैट इज 20² बराबर क्या बन जाएगा, 17। तो भैया बी बराबर क्या बन जाएगा, √17, √17। तो कॉस सी कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, √17/9। ओके, तो भैया कोई सा मैच कर रहा है क्या, अभी भी नहीं कर रहा। अब देखो tan सी बराबर में क्या लिख सकता हूं, 8/√17। अब तो डेफिनेटली मैच कर गया, दैट इज ऑप्शन 4। आया नहीं आया समझ में, बढ़िया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A simple pendulum of length 1 meter is allowed to oscillate with amplitude 2 degree. It oscillates elastically with the wall inclined at an angle to the vertical. The time period will be, अच्छा, collides elastically with the wall. Okay, देखो बेटा यहाँ पर तो फेजर लगेगा, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ये देखो यहां पर ये एक्सट्रीम तक नहीं जा पाएगा, समझना, एक्सट्रीम तक नहीं जाएगा, बट ये आधे तक जाएगा, आधे तक जाएगा और फिर उसके बाद वो आधे से ही वापस से मीन पोजीशन की तरफ चले जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप एक बात समझो कि भैया ये तो आधे तक ही गया, टोटल जाना था ए, आधे तक गया, मतलब a/2 तक गया। तो ये एंगल कितना आ जाएगा बेटा, अगर ये a/2 तक जा रहा है तो क्या ये 60 डिग्री हो गया, तो ये भी 60 डिग्री हो गया। तो भैया 2π माइनस कितना एंगल कवर नहीं कर रहा, 2π/3। तो भैया टोटल एंगल कवर्ड इज 2π माइनस 2π/3, दैट इज 4π/3। ठीक है, 4π/3 प्लस 2π/3 विल गिव यू 2π। तो 4π/3 एंगल कवर कर रहा है। अब देखो टाइम पीरियड 2π के लिए होता है t, तो 4π/3 के लिए क्या होगा, लेट से स्मॉल t। तो t बराबर कितना बनना बेटा, 2t/3 के बराबर, 2t/3 के बराबर। अब देखो टाइम पीरियड इनिशियली कितना आ रहा है आपके पास, 1 मीटर लेंथ है, 2π√L/g होता है, दैट इज इक्वल टू द टाइम पीरियड। तो t बराबर कितना आ रहा है, 2π√L इज 1/π²। तो टाइम पीरियड बराबर कितना आ रहा है बेटा, 2 सेकंड। यहां पर प्लेस कर देंगे, टाइम कितना आ जाएगा, 4/3 सेकंड, दैट इज द न्यू टाइम पीरियड। कितना आ गया बेटा, 4/3 सेकंड। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन सम अप्रोप्रिएट यूनिट्स, टाइम t and position x relation of a moving particle is given by t is equals to x² plus x. The acceleration of the particle is, तो t बराबर x² plus x हो गया। मैंने बोला बेटा आप करो dt/dx या फिर dx/dt कर दो, बात तो एक ही क्या है, dt/dx कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 2x plus x। ठीक है बेटा, अब यहां पर साथ देखो ध्यान से जरा, dx/dt बराबर कितना आ रहा है, 1 में x, ये तो 1 हो गया ना यार, 2x प्लस में 1। अब मैंने बोला इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो, तो d2x/dt² दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 1 का -2 पावर और इनटू में 2 टाइम्स ऑफ dx/dt, और dx/dt को यहां पर प्लेस कर दो भाई, ये d2x/dt² इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन, दैट इज माइनस का 1 में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू में 2 टाइम्स ऑफ 1/2x प्लस 1। तो यहां पर से आप देखो बेटा कि एक्सेलरेशन बराबर क्या आ रहा है,
माइनस का 2 अपॉन में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द एक्सेलरेशन, सॉरी क्यूब आ जाएगा, ये क्यूब आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, दैट इज ये मेरे हिसाब से एक माइनस की गलती है यहाँ पर, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज 50 सेंटीमीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो बेटा, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो कि भैया फ्रिक्शन के कारण भी वर्क डन होगा, तो फ्रिक्शन के कारण वर्क डन कितना होगा, पहले तो फ्रिक्शन कितना होगा यह जानना जरूरी है। तो फ्रिक्शन बराबर आप कितना लिख देंगे बेटा, ध्यान से देखो, फ्रिक्शन बराबर आप लिख दोगे म्यू एन। तो भैया फ्रिक्शन बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.1 इंटू में 50, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 न्यूटन। अब वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन प्लस में वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटी एंड सो ऑन, दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर से आप देखो कि भाई ये हो गया 5 इंटू में 10 मीटर, 5 इंटू में क्या हो गया 10 मीटर, प्लस में हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम जीरो का स्क्वायर माइनस 1/2 एम इंटू में 20 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, फ्रिक्शन का मैं थोड़ा सा और नहीं ले रहा क्योंकि एक्स ऑलरेडी बहुत छोटा ही है, 50 सेंटीमीटर 10 मीटर के आगे लगभग नेग्लिजिबल मान लो, नहीं तो 10.5 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ले लो 10.5 प्लस में 1/2 के तो हमको चाहिए 0.5 का स्क्वायर मतलब कि 0.25, दैट इज इक्वल टू माइनस का 1/2 एम कितना दे रखा है बेटा, मास आपको 5 kg इंटू में 400, इसको काटेंगे ये बन जाएगा 200। तो ये यहां पर से आप देखो ये बनेगा 25 2 5 52.5 प्लस में 0.125 के, दैट इज इक्वल टू माइनस का 1000। इसको इस तरफ लेके आ जाओ, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। There are two inclined surfaces of equal length L and same angle of inclination 45 degree with the horizontal. One of them is rough and the other is perfectly smooth. A given body takes 2 times as much time to slide down on rough surface than on the other surface. The coefficient of kinetic friction between the object and the rough surface is close to. बेटा आप समझो ये क्वेश्चन तो काफी आसान है, मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा ये क्वेश्चन, देखो जरा ध्यान से। जब यहां पर से थीटा होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन आएगा वो आ जाएगा जी साइन थीटा। और व्हेन देयर इज अ फ्रिक्शन, व्हेन देयर इज अ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन अगर लग जाएगा पीछे की तरफ, कितना आएगा बेटा, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो हमारे पास नेट एक्सेलरेशन क्या बनेगा, दैट इज जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा। तो भैया ए बराबर क्या बन जाएगा, जी कॉमन निकाल दो, अंदर बच जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट बराबर लिख दो हाफ ए टी स्क्वायर एंड देन सॉल्व, यू विल गेट द आंसर। बोलो यार म्यू ही तो चाहिए, समझ में आया बेटा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको मजा आया होगा आज के सेशन में। ये सारे क्वेश्चन बेटा आपको कंप्लीट करने हैं, अच्छे से आप लोग सॉल्व करो, अच्छे से मेहनत करो। कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन सेंड मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन सेंड मी ऑन टेलीग्राम एंड यू कैन इवन कमेंट इन द चैट और डिस्क्रिप्शन में, जो भी आपको लिखना है आप कमेंट कीजिए, आपको डाउट लिखिए, मैं उस पर वीडियो लेके आऊंगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।